नमस्कार। इस हफ्ते भारत की कहानी में ना कुछ कमाल की जीत भी रही और कुछ बड़ी चुनौतियां भी आई। तो चलिए एक एक करके इन सभी उतार चढ़ावों को समझते हैं, देखते हैं कि हुआ क्या। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि भाई एक क्रिकेट ट्रॉफी का एक प्रोटेक्टेड वेटलैंड से क्या लेना देना। लेकिन यकीन मानिए, इसका जवाब इस हफ्ते की कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाता है। देखते हैं कि ये अलग अलग सी दिखने वाली चीजें आपस में जुड़ी कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसके दो सिरे हैं और दोनों बिल्कुल अलग। एक तरफ है खेल के मैदान पर मिली जबरदस्त जीत और दूसरी तरफ एक ग्लोबल रैंकिंग में आई काफी बड़ी गिरावट। तो हफ्ते की शुरुआत हुई एक बहुत ही शानदार खबर के साथ, वो भी क्रिकेट के मैदान से। भारत ने 2025 एशिया कप जीत लिया है और वो भी फाइनल में पाकिस्तान को हराकर। और ये कोई ऐसी वैसी जीत नहीं थी, ये भारत का 9वां एशिया कप टाइटल है। ये टूर्नामेंट यूएई में हुआ था और फाइनल में पाकिस्तान पर 5 विकेट से एक शानदार जीत मिली। और हाँ, पूरे टूर्नामेंट में अपने कमाल के प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज बने अभिषेक शर्मा। पर जहां एक तरफ क्रिकेट की जीत का जश्न मन रहा था, वहीं दूसरी ओर इकोनॉमी के मोर्चे से एक ऐसी खबर आई जिसने माहौल को थोड़ा सा, कह सकते हैं, गंभीर कर दिया। ये खबर थी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को लेकर। इसमें भारत की रैंकिंग बहुत ज्यादा गिर गई। सोचिए, 176 देशों की लिस्ट में भारत 84th रैंक से फिसलकर सीधे 128th पर आ गया। ये सच में एक बहुत बड़ा जंप डाउन है। तो सवाल ये है कि इस नई रैंकिंग का मतलब क्या है। देखिए, भारत का स्कोर रहा 100 में से 53, जिसकी वजह से इसे मोस्टली अनफ्री यानी ज्यादातर गैर स्वतंत्र की कैटेगरी में डाल दिया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि देश में लोगों के आर्थिक फैसले लेने की आज़ादी पर सरकार का काफ़ी ज्यादा कंट्रोल या कहें कि हस्तक्षेप है। अच्छा, तो इकोनॉमी की इस थोड़ी सी चिंता वाली खबर से अब आगे बढ़ते हैं और पर्यावरण की बात करते हैं, क्योंकि इस हफ्ते इस फील्ड में कुछ बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव चीजें हुई हैं। तो देखिए, इस हफ्ते से पहले तक भारत में टोटल 91 रामसर साइट्स थीं। अब ये रामसर साइट्स क्या होती हैं? ये वो वेटलैंड्स, मतलब आर्द्र भूमियां होती हैं जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्ट किया जाता है। और इस हफ्ते क्या हुआ कि बिहार की दो नई जगहों, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया। और यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है, नाम उदयपुर झील है पर यह राजस्थान में नहीं, बिहार में है। तो इन दो नई साइट्स के जुड़ने के साथ ही भारत में अब कुल 93 रामसर साइट्स हो गई हैं। ये हमारे देश के कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कंजर्वेशन के फ्रंट पर एक और बड़ी जीत मिली। हिमाचल प्रदेश का जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, उसे अब यूनेस्को की तरफ से इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल गया है। चलिए अब वापस से देश की आर्थिक नब्ज पर लौटते हैं। इस बार हम देखेंगे कि पर्सनल वेल्थ और देश की बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी दोनों में क्या चल रहा है। तो हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 आ गई है और टॉप पर कोई सरप्राइज नहीं, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ही हैं। लेकिन जो बात यहाँ खास तौर पे नोटिस करने वाली है वो ये है कि तीसरे नंबर पर हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा, जो इसी के साथ भारत की सबसे अमीर महिला भी हैं। अच्छा, ये तो हुई व्यक्तिगत अमीरी की बात, लेकिन इससे हटकर एक बड़ा सवाल ये है कि देश अपनी आत्मनिर्भरता, मतलब सेल्फ सफिशिएंसी के लिए क्या कर रहा है। तो इसका एक बड़ा जवाब हमें मिलता है हाल ही में मंजूर हुए नेशनल पल्सेस मिशन में। इस मिशन का सीधा सा लक्ष्य है भारत को दालों के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना। पर सवाल उठता है कि इस मिशन की जरूरत ही क्यों पड़ी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी। अब इसका नतीजा ये होता है कि अपनी ही डिमांड पूरी करने के लिए हमें दालें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। बस इसी गैप को भरने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट भी किया है। साल 2025 से 2031 तक इस मिशन पर 11,440 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चलिए अब हम इस हफ्ते की चर्चा के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जहां हम बात करेंगे कुछ खास लोगों की और समाज में हुए एक बड़े बदलाव की। इस हफ्ते कई जाने माने लोग खबरों में रहे।
जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा को एक बड़ा अवार्ड मिला, आर वेंकटरमणी को भारत के अटॉर्नी जनरल के तौर पर फिर से अपॉइंट किया गया, और कला की दुनिया के लिए एक दुखद खबर रही कि महान लोक कलाकार गोपीनाथ स्वैन का निधन हो गया। गोपीनाथ स्वैन जी की विरासत सच में बहुत बड़ी है। उन्होंने ही ओडिशा के पारंपरिक कृष्ण लीला लोक नृत्य को देश और दुनिया के मंच तक पहुंचाया। वो 107 साल के थे और उनका जाना कला की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। और अब आखिर में एक ऐसी खबर जो सिर्फ इस हफ्ते की नहीं बल्कि आने वाले कई सालों के लिए एक मिसाल बनने वाली है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले को ऑफिशियली भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। ये एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। सोचिए, पिछले 2 सालों में वहां बाल विवाह का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। एक क्रिकेट ट्रॉफी और एक संरक्षित वेटलैंड में क्या कॉमन है? जवाब ये है कि दोनों ही इस हफ्ते के भारत की कहानी का हिस्सा हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें जीत भी है, चुनौतियां भी हैं, पर्यावरण की रक्षा भी है और समाज में हो रहे बड़े बदलाव भी। पर अब असली सवाल ये है कि इन सब में से कौन से पल आगे चलकर भारत का भविष्य तय करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।